आदाब नाजरीन, न्यूज़ वाइब्स ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूँ गौहर पीरजादा। आज 2 नवंबर 2024 है। आज के दिन की खास बात यह है और हमारे प्रोग्राम इस वक्त ये प्रोग्राम करने की भी खास बात यह है कि आज कश्मीर के एक मायनाज शायर सर्बानंद कौल प्रेमी का जन्मदिन है और आज उनका 100वां जन्मदिन होता है। सर्बानंद कौल प्रेमी साहब न सिर्फ एक शायर थे बल्कि एक जर्नलिस्ट, एक रिसर्च स्कॉलर, एक गांधीयन, एक सोशल रिफॉर्मर और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया था। आज के दिन उनको हुकूमत ने एक एजाज से नवाजा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि सर्बानंद कौल प्रेमी साहब का 1 मई 1990 में दहशत गर्दों ने कत्ल कर दिया था। बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल किया था। क्योंकि वो एक सोशल वर्कर थे, वो कम्युनल हारमनी के एक सर्वकार थे। उसके बावजूद भी उनका कत्ल किया गया, बेरहमी से कत्ल किया गया। इस बारे में हमारे साथ आज मौजूद हैं सर्बानंद कौल प्रेमी साहब के जो फर्जंद हैं, राजेंद्र प्रेमी साहब। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजय कौल जी। आप दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम। राजेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आ रही आ रही आ जी, रही। बहुत खैर मकदम है, आपका बहुत स्वागत। और सर्बानंद कौल प्रेमी साहब की बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने उर्दू और कश्मीरी में भी काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। इसके बारे में तो हम बहुत लोग जानते भी हैं और काफ़ी मशहूर भी रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 1 मई 1990 को क्या हुआ था। 1 मई 1990 को उनकी लाशें मिली थी। आपने सही फरमाया कि उनका दहशतगर्दों ने जो कत्ल किया था, सफाखाना कत्ल, उसमें मेरे भाई भी शामिल थे। उनको घर से अगवा किया गया था 2 दिन पहले, और 1 मई 1990 को उन दोनों की लाशें मिली और पुलिस ने हमें नहीं, इन्फॉर्म अगवा किया। अगवा अगवा किन लोगों ने किया और कैसे किया, वो जरा सा आप हमें बताइए थोड़ा सा कि कैसे अगवा किया, क्यों किया और किसने अगवा किया, घर से कौन लोग थे अगवा वो? घर से ही किया गया। दहशतगर्दी बहुत जबरदस्त थी, अंधेरा था, हमें मालूम नहीं कि कौन लोग थे वो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कश्मीरी थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी नहीं थे। लेकिन जिन्होंने भी किया, उनके ऊपर बहुत ही अब क्या कहेंगे, यजीद ने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन 1 मई को उनकी लाशें मिली और हमें बताया गया, पहले हमें बताया गया कि हमने उनको जिंदा पा लिया हाइड आउट पे, मिलिटेंट्स के। लेकिन बाद में क्या उसी दिन उनको उनके घर ये से उठा पहले लिया गया था, पहले कैसे, किस? राजेंद्र जी, घर। पहले जो हाँ उस जी। दिन जो 28 अप्रैल दो हाँ जी। 1990 में क्या हुआ था, हाँ जी। जब वो तीन आपके तीन घर पे क्या लोगों हुआ था? तीन 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 लोग हमारे घर के पिछले दरवाजे से आ गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ के दे फोर्स्ड देयर एंट्री इनटू आवर हाउस, और हमें घर के सब लोगों को एक कमरे में बंद किया गया। ये 3 लोग हथियारबंद थे? ट्रांसफार्मर, हथियारबंद थे? हथियार थे? फेरन पहने हुए थे, और उन अंदर से, हाँ, अंदर से उनके पास हथियार थे। अंदर से लग रहा था कि उनके पास हथियार है। अगर हमने कोई मज़ाहमत की तो शायद वो हमें उसी समय भूंद डालते। हमको, घर के सब लोगों को एक घर में, एक कमरे में बंद किया जहाँ पे मेरे पिताजी बैठे थे, और हम सबको कहा कि आप चुपचाप से बैठो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें घर की तलाशी लेनी है। शायद उनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे हिंदुस्तानी फौज ने सामान वामान रख दिया है, नहीं तो क्या कारण हो सकता है। तो रात के अंधेरे में 3 बजे तक घर की सारी तलाशी ली गई, और घर से जितना भी कीमती सामान मिला, उसमें नकदी, सोना, ज्वेलरी, बाकी चीजें, घड़ियां, शाल और बाकी फेरन, पश्मीना के फेरन, वो उन्होंने लूट लिए। और एक बैग में लास्ट पे मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये आप हमें हमारे साथ आइए बाहर तक। इसी बीच में एक घटना घटी कि वो जो एक उनका हेड था, बाहर कमरे के बाहर एक मिलिटेंट को रखा गया, और एक मिलिटेंट ने, जो शायद उनका हेड था, मुझे लगता है, तो वो किताबों को तहस नहस करता रहा, पुलंडर करता रहा। जब उसकी नजर और उसका हाथ कुरानी शरीफ पे लगा, तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटे जरा इज्जत से, जरा तहजीम से, है ये कुरानी शरीफ। तो
वो जो मिलिटेंट था, जो मास्क्ड था, उसकी आंखें ही केवल दिख रही थी, तो उसने उसकी जबान से निकला कि माशाअल्लाह ये तो कुरान शरीफ है, बस। और ये कहने से ही मुझे लगता है कि वो शायद कश्मीरी नहीं था। अगर कश्मीरी होता तो शायद कश्मीरी में बात करता, या क्या पता उसे बताया गया हो कि तुम कश्मीरी में बात नहीं करने का। तो लेकिन राजेंद्र जी, एक चीज है, आप तो हिंदू हो, कुरान शरीफ आपने घर पे क्यों रखी थी? तो कुरान वो स्कॉलर के पास, उनके पास में दोनों चीजें बराबर थी। वो एक इंसान थे, वो मजहबी थे लेकिन सेकुलर थे। उन्होंने कुरान का मुताला किया था। वो चाहते थे कि अब वो कुरान पे भी काम करें, क्योंकि एक अंधेरा सा जो छा गया था, उसमें बहुत जरूरी था कि भगवत गीता जी भी लोगों को सिखाई जाए और कुरानी शरीफ भी लोगों को सिखाया जाए, ताकि लोग अमन और चैन से रहें। नहीं तो क्या मतलब था। अच्छा, वो ठीक। फारसी के भी उतने ही स्कॉलर थे जितने संस्कृत के थे। उन्होंने उर्दू भी उतनी पढ़ी थी जितनी हिंदी पढ़ी थी। उन्होंने अंग्रेजी भी उतनी पढ़ी थी जितनी कश्मीरी पढ़ी थी। जो स्कॉलर होते हैं, जो इस लेवल के इंसान होते, वो सुप्रीचुअल थे। हालांकि थे वो हिंदू और उनको नाज था कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन जितनी भी स्कल्पचर्स हैं उनका मुताला करते थे वो, इसलिए उन्होंने रखी थी घर में। लोग उनके पास आते थे सीखने के लिए कि हमें बताओ साहब। और हम फख्र से एक ही घर, हिंदुओं का 2 लाख 3 लाख, मुसलमानों की गुंजान आबादी में रहते राजेंद्र थे जी, और ये बड़े आपने फख्र बात से हमको रहते थे। बताई, ये आपने बात बताई हमको पहले भी, आप बता चुके हैं कि आपका इकलौता घर था वहां पे, इतनी आबादी में, मुसलमानों की आबादी में आपका इकलौता वाहिद पंडित घर था। क्या आसपास के लोग, क्या पड़ोसी या और कोई आपकी मदद के लिए नहीं आए? उस वक्त नहीं आए। रात के 9 बजे थे, अप्रैल का मौका था। हमने चिल्लाया, हमने चीखा, हमने पुकारा, मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस समय तो कोई सामने नहीं आया। उस समय कोई सामने नहीं आया। और इन्होंने भी कहा, इन्होंने जांसा दिया, कुरान की कसम, मोहम्मद की कसम, खाने काबा की कसम, कुरान की कसम, नमाज की कसम, हज की कसम, आस्तान की कसम, हमें इन्हें कोई तकलीफ नहीं देनी है और आपको भी कोई तकलीफ नहीं देनी है। सिर्फ बाहर हमारे जो साहब है, कप्तान साहब, उनको दिखाना है कि इस घर से हमें ये सामान मिला। और उनको ही कहा, ये आप सर आप उठाइए बाहर तक, फिर ये वापस आइए। और मेरे छोटे भाई को वीरेंद्र, जो कि उनके साथ में रहा जब वो तलाशी दे रहे थे, शायद उनको उन्होंने कहा होगा कि आप हमारे साथ चलिए बाहर तक, आपको कुछ नहीं करेंगे, उनको भी शायद तैयार किया होगा। और जब इनको कहने के लिए उन्होंने इसरार किया बड़ी इज्जत से कि साहब आप चलिए बाहर तक, और दोबारा से इन्होंने कसम दिखाई। मेरी माता जी ने जब बीच में हस्ताक्षेप किया कि यहाँ पे इतने कमरे हैं, अगर आपको इनके साथ में कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो इतने कमरे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो कप्तान साहब यहाँ नहीं आ सकते। उनके साथ में काफी वो मुजाहिद हैं जिनके पास सामान है, हथियार हैं, काफी चीजें हैं, तो यहाँ पे बच्चे हैं छोटे, डर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर ये हमारे साथ आए। और इनको कहा कि आप ये छोटा सा बैग उठाओ जिसमें सारा कैश राजेंद्र था। जी, और राजेंद्र जी, जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल खौफनाक वाकया, खौफनाक रात आपकी गुजरी होगी। उसके बाद अगले दिन सुबह, रात को इनको लेके चले गए अपने साथ में वो दहशतगर्द। और सुबह क्या हुआ? सुबह आपने लोगों को, पड़ोसियों को, पुलिस को, बाकी लोगों को बताया इस तरह की कोई हरकत हुई है? भगवान भगवान किसी को भी ये दोबारा से ऐसा वाकया न दिखाए। चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, कोई किसी भी इंसान को ऐसा वाकया न पेश आए, मैं दुआ करता हूं। अब जब दूसरे दिन जब हमने लोगों से कहा, लोग आ गए हमारे घर में, काफी लोग आ गए। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। इनका एक मंशूर है कि वे कुछ पूछना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप से क्या हो सकता है, आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप किस सोच के आदमी हैं, तो उस पे बातचीत होगी। और एक दिन लगेगा, शाम को वापस आए जाएंगे। आज शाम को उन्होंने काफी भरोसा दिलाया, उन्होंने काफी दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने दे सकते हम, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने आपके घर में चाय पी ली। और हमने उनको भरोसा दिलाया कि हालांकि उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि मेरे वालिद साहब ने, कि मुझे बच्चे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कसम दिखाई कि आपके साथ में कुछ नहीं होगा, कोई आपका बाल बेका बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे लिए सिक्योरिटी है और हम आपके लिए सिक्योरिटी हैं, आप हम पे भरोसा कीजिए। तो इसी भरोसे को की बिट्रेयल हो गई, कश्मीरियत की मर्डर हो गई, जब 1 मई को हमें ये दुखी खबर मिली कि उनको हमने उनकी लाशें हमें मिली हैं। कहाँ पे मिली थी और कैसे मिली थी, ये आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया।
लेकिन दो तीन चीजें मैं आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। वो ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट बार बार ठुकराई गई कि इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं तो मेरे मन में भी शक है, मेरे मन में भी शक आपने है कि क्या राजेंद्र जी, पता कि आपने कहाँ कहाँ आपने इस एप्लीकेशन दी, कहाँ आपने अप्रोच किया, कि कहाँ दरवाजा खटखटाया आपने सरकार का? सबसे पहले कितने तो साल हो उन गए? 5 दिनों में, ये जब 1 मई को हमारे ये शव मिल गए तो उनकी अंत्येष्टि होगी, आखिरी रस्मात हो गई। उन्होंने कहा था कि ये 2-3 चीजें मेरे लिए आप करना, अगर मैं कहाँ पे बाहर कहीं पे मेरी मौत हो जाती है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मुझे घर पे ही लाया जाना चाहिए। वो हमने बराबर किया। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि मेरी आंखें दान की जानी चाहिए, वो नहीं कर सके। और तीसरा उन्होंने कहा था कि तिरंगे में मेरी लाश लिपटनी जानी चाहिए, वो भी नहीं कर पाए। और सरकार ने जो कहा था कि स्टेट ऑनर फ्यूनरल हम इनको देंगे, वो भी हमने उस समय ठुकराई, क्योंकि हालात साजगार नहीं थे। बहुत अंधेरा छाया हुआ था, लोग घबराए थे, दहशत में थे। और लोगों को इतना तरद्दुद हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। सारे लोगों ने कहा कि यजीदों ने भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी ये हुआ। अब हमारे 2 मकान थे वहां पे, दोनों को जलाया गया। अब हमारा कावशेड था, उसको भी जलाया गया। तो हमारी उनको जमीन जायदाद थी, उसको भी राजेंद्र हड़प जी एक चीज लिया गया, राजेंद्र जी, एनक्रोच किया। उनके साथ बॉडी के साथ टॉर्चर वॉर्चर किया गया था या सिर्फ गोलियां मारी थी? क्या क्या हुआ, क्या उनकी किस हालत? काफी चार्जर, मैं तो वो रिवील करने की स्थिति में नहीं हूं। सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। और मैं हैरान हो रहा हूं एक बात पे कि लोगों को, आम लोगों को कैसे ये पता है कि उनके साथ में क्या हुआ। अब जब मैं पूछता हूं कि साहब हमें बताइए भगवान के लिए, और हमारा हक भी है, आपके पास में आरटीआई का वो है, आपके पास में और भी सारी सुविधाएं हैं सब चीजें जानने की, लेकिन वो सब होते हुए भी मुझे ये नहीं बताया जा रहा है। और जिन 5 दिनों में हम वहां पे रहे, 1 मई से 5 मई तक हम वहीं पे रहे अपने आबाई घर में, तो उन 5 दिनों में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सब लोग हमारे घर में आ गए। चौकीदार से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, ऊपर गवर्नर तक, एडवाइजर जितने भी थे, डिविजनल कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी, डीसी, एसएसपी, सारे लोग आ गए। अब सब एक ही बात कह रहे थे कि अब चुपचाप करो, जो होना था वो हुआ। और प्रेमी साहब भी कह रहे थे कि कुल नफ्सतुन जायकतुल मौत, गीता जी का है कि जायते सोहद्रे और मेत्योर। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं कौन लोग थे, सब यही कह रहे थे कि कौन लोग थे, क्या थे। अब हमें आगे की तरफ देखना है। और सरकार के जितने भी ऑफिसर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अब ये करेंगे, वो करेंगे, सोना करेंगे, चांदी करेंगे, आपका हमें मालूम है कि क्या क्या करना है, वो हम सब करें। लेकिन ये सब की सब खोखले वादे, ये सब के सब जबानी हमदर्दी, इसमें कोई भी ईमानदारी की बात नहीं थी। मुझे दुख है इस बात का। और ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जब इन्होंने इस केस को क्लोज, अनट्रेस कर दिया, अनट्रेस करके क्लोज कर दिया, ये सबसे दुखी बात है। और मैं जितनी भी सरकारी अफसरान से मिला, जितने जहां जहां भी मौका आया, वहां वहां पे जब हमने ये बात रखी, तो सब ने इसमें कोल्ड शोल्डर दिखाया, किसी ने हमदर्दी नहीं की और किसी ने एक्शन नहीं की। हाँ, सरकार ने हाफ हार्टेड एक्शन किया। सरकार ने कहा कि हम कर रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें बदलती गई, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। और हालांकि आपकी जो काफी प्रॉपर्टी वहां सांसद पे, राजेंद्र जी, आपकी जो पीछे प्रॉपर्टी आप छोड़ के गए थे, चाहे मकान जलाए गए, लेकिन बाकी जमीन वगैरह उसका क्या हुआ? मुझे ये बताया गया कि अपनी आंखों से मैंने नहीं देखा, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं, जो फोटोएं आ रही हैं, मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं, काफी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, जो अभी भी इन टच में है, जो मुझे कहते हैं कि वहां पे पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि हमारा हिस्सा, हमने 1 इंच भी अपनी जमीन का नहीं बेचा है। गांव में काफी जमीनें होती हैं लोगों के पास में, और हमारे पास भी काफी जमीनें थी। उस पे लोगों ने ट्रस्ट पास करके ग्रैब कर दिया है। कईयों ने दुकानें बनाई हुई हैं, और कईयों ने उस पे मकान बनाए हुए हैं। और राजेंद्र जी, सरकार, आप ये कह रहे हैं कि हमने 1 इंच भी नहीं बेचा है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तो नाम आप ही लोगों का होगा, आपके आपके वालिद साहब का। तो इस बारे में कागज आपने पे अप्रोच नहीं किया? का, कागज पे है। अभी भी कह रहे हैं कि साहब आपके नाम कागज ही है पे तो कागज पे। आप क्लेम कर सकते हैं। तो कर तो रहा हूं ना, कर तो रहा हूं। इस बार मैं 2 महीने श्रीनगर में मुझे बुलाया गया था इसी के लिए। लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि सरकार भी इसमें
हाफ हार्टेड एक्शन तो लेती है, लेकिन उनके पास विल नहीं है। अगर विल होती तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कितने कितने खतरनाक केसेस 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन में सॉल्व होते हैं। तो ये केस तो बहुत मामूली है। हम 2-4 बच्चों को नहीं कह सकते कि भाई ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करो, जबकि वहां के लोग बिल्कुल तैयार हैं। मुझे मुझे पूरा उनकी ईमानदारी पे पूरा विश्वास है, पूरा फख्र है। और हमने जो ग्राउंड वर्क किया इस पे, मेरे गाँव के लोगों ने और हमसाया गाँव के लोगों ने सरकार को चिट्ठी लिखी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को साझा करने में कि उन्होंने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इसमें तहकीकात करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और उन्होंने 5-6 नाम दिए थे जो उस समय शायद उनके साथ में हो सकते हो, और वो नाम इन्होंने वापस भेजी चिट्ठी वहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। मेरे पास अभी भी चिट्ठी है, अभी भी चिट्ठी है उनकी कॉपी, क्योंकि उन्होंने मेरे नाम पे भी सरकार कॉपी रखी। सरकार और कॉपरेट नहीं कर रही है, सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है मामले में। नहीं, मैं कहता हूं कि ये सरकार अगर कॉपरेट नहीं करती है तो केंद्रीय सरकार को एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाना जाना चाहिए इसके ऊपर। कि आज तक यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक केस भी सॉल्व नहीं हुआ जो मिलिटेंसी में लोग मारे गए, और खासकर कश्मीरी पंडित जो मारे गए। क्यों क्यों इसमें नहीं हो रहा है? क्यों मेरी ये ठुकराई जा रही है रिक्वेस्ट हमेशा कि इस केस को रीओपन करो? अभी मैं एक पॉइंट इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब ये पॉइंट सरकार के डिस्कशन में आ गया कि राजेंद्र प्रेमी एंड फैमिली वांट्स टू दिस केस टू बी रीओपन एंड हैव ए इफेक्टिव एंड वो इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेडिशियस इन्वेस्टिगेशन, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास ये एफआईआर की कॉपी नहीं, साहब वो पुलिस स्टेशन में थी, पुलिस स्टेशन जल गया, साहब ये उधर अदालत में हमने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट भेज दिया, वहां भी वो जल गया मतलब है। बहाने भाई ये बहाने कौन बना सा रही है, लॉजिक है? सरकार बहाने बना ये रही तो है। बहाने हैं, बहाने सरकार के पास में, इसमें कोई विल नहीं है। इसलिए मैंने दोबारा से एलजी साहब से अभी कहा, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा है कि साहब आप केस को रीओपन करिए, इसको एक फास्ट ट्रैक जज या फास्ट ट्रैक कमेटी को बनाइए जो विद इन टाइम बाउंड में अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी। जो आपके पास नाम आ रहे हैं उभर के, ये 34 साल के बाद लोग तो बात करते हैं, लोगों में ये डिस्कशन होता है हमने क्यों ये किया। और आज ही के दिन, जो आज मेरे फादर का 7 साला पैदाइशी दिवस है, जन्म शताब्दी है, बर्थ सेंटेनरी है, और आज के दिन जो फंक्शन हुआ उस स्कूल में जहां पे वो आबाई स्कूल में जहां पे उन्होंने प्राइमरी तक तालीम पढ़ी, हम सब ने वहीं पे पढ़ी, और वो स्कूल उनके नाम पे रखा गया, मंसूब किया गया, और बहुत दूर दूर तक आज ये स्कूल बहुत मारूफ और मशहूर है। क्यों? और वहां पे भी ये डिस्कशन हुआ कि क्यों क्यों इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्यों आपने ये केस क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड? भाई अंधेरा तो छट गया, अंधेरा था, अंधेरा खत्म हो गया, आज तो राम राज है, आज तो सरकारी पॉपुलर गवर्नमेंट है, आज तो लोग कोऑपरेट करेंगे जो इसमें आना चाहते हैं आगे। आप तो पहल करिए। आप क्यों नहीं कहते एसएसपी और डीआईजी को कि आप दोनों मिल करके व्हाई डोंट दे अपॉइंट समबडी एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? और जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी, जबकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2012 में अपने जजमेंट में ये कहा कि दिस केस शुड बी रीओपन्ड एंड हैंडेड ओवर टू एन अपराइट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्यों नहीं हो रहा? और मैंने 34 साल तो यही फाइट करी जस्टिस के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ जस्टिस। 30 साल तो मैं कश्मीर में रहा, 34 साल में यहाँ पे रहा, और ये सारे 34 साल मुझे इसी फाइट में लगे। अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं निकला इससे, तो इतने साल अब फाइट थोड़ी सी करके भी उम्मीद है। आपकी उम्मीदें अभी जगी हैं? एक उम्मीद तो है, क्योंकि ये जो अभी इन्होंने सरकार ने जो पिटिशन लगाई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ, जो मेरे केस में उनके जजमेंट थे, जो उन्होंने स्टे करने के लिए वहां पे रिक्वेस्ट डाली थी, दो 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 पिटिशन डाले थे, दो रिक्वेस्ट डाले थे कि ये ऑर्डर इनके स्टे कर दो। लेकिन सर वहां की हाई कोर्ट ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायालय का, और मुझे विश्वास है न्यायालय पे। मैं खुद गया 3 साल तक, मुझे ये केस लड़ना पड़ा वहां सरकार के खिलाफ, जो
था केस, हालांकि उन्होंने कर दिया था केस, गवर्नमेंट हैड गॉन टू हाई कोर्ट टू स्टे दीज प्रोसीडिंग्स, तो उसमें हाई कोर्ट ने इनफ्रेक्शियस करार दिया उनकी पिटिशन को और उसको डिसमिस कर दिया। तो सरकार के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा से इस केस को रीओपन करके इसमें जी। तहकीकात करके जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं, अच्छा दोषी राजेंद्र हैं, जी, राजेंद्र उनको जी, राजेंद्र जी, आपसे एक बात मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, इस चीज से थोड़ा सा हटके तो नहीं है। इस वक्त की जो हालात, इस वक्त के जो हालात हैं अब इस वक्त कश्मीर में, क्या आप वापस जाना चाहते हैं और जाना चाहेंगे, और जाने की क्या गुंजाइश बन रही है? ये मिसनॉमर है, ये नैरेटिव डेवलप हो गया है कि क्या आप जाना चाहेंगे? तो भाई आपका कौन आपका अपने आबाई घर नहीं वतन जाना है, चाहेगा? अपना वतन है। हमारा घर है भाई, कौन मेरा बिल्कुल, मेरा आपका घर पैदाइशी है। हक है वापस जाने का, मेरा पैदाइशी हक है वापस जाने का। मैं अभी भी वहां के वोटर लिस्ट में हूं, मैं अभी भी, मेरी जमीनें वहां पे कागज पे हैं, मेरा सब कुछ वहां पे ही है। यहाँ पे मैं तो किराए पे रह रहा हूँ, लेकिन 30 साल तक सरकार कोई विल ही नहीं दिखा रही है, सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अब मैंने भी वॉलंटियर किया 5-6 बार कि सर आप हमारे साथ बात करिए, लोगों के साथ। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ भाई, हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छे सोच वाले लोग हैं जिनके साथ में आपका राबिता है। मैं किसी के राबते में नहीं हूँ, आज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने मुझे बहुत ये कर दिया, बिजी कर दिया इन केसेस के में। हालांकि मैं लड़ रहा था एक तरफ से, मैंने जी बिल्कुल मैंने राजेंद्र काफी जी, हम सारा उम्मीद झेला करते है। हैं, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए और आपकी जो इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, ये जो आला हुकाम तक आपकी ये बात बिल्कुल पहुंचे और आपको आपका हक और इंसाफ मिले। इस प्रोग्राम को सर्वानंद कौल प्रेमी साहब के एक शेर से मैं खत्म करना चाहूंगा कि इधर मस्जिद, इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, तुम्हें सजदे से मतलब है, जहां जहां चाहे चाहे वहां गिर। वहां गिर जा। मैं बहुत शुक्रिया। आखिर पे मैं आखिर पे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हर एक जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, जो इंसाफ के लिए तड़प रहा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हक बहक, हक बहक। जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो हमारी तरफ पीड़ित परिवार हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी से बेगुनाह पीड़ित हो रहे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो बिल्कुल मूल निवासी हैं कश्मीर के, जो मूल निवासी असली बाशिंदे हैं, पुश्तैनी बाशिंदे, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, हम लोगों को वापस अपने होमलैंड में बसाया जाना चाहिए, जो कि हमारा पैदाइशी हक है। शुक्रिया आपका बहुत बिल्कुल, बहुत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वाइज को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।